अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपका जो रमज़ान है वो भी अच्छा जा रहा होगा। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम जो पास्ट पेपर है हमारा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने इस जो पूरे लेक्चर है इसको पूरा आपने एक तो सुनना है ध्यान से, और जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी आपने इसको पूरा एक दफ़ा रिवाइज़ करके अपने जो नोट्स वगैरह होंगे उसको लिख लेना है, क्योंकि इस सारे जो पेपर है इसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने वो सारे जो क्वेश्चन हैं आपकी बुक के कौन कौन सी एक्सरसाइज कहाँ कहाँ से आई हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको लिख के बताऊंगा। तो उससे आपको एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्सरसाइजेज की समझ आ जाएगी कि कौन सी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आया है, किस तरह आया हुआ है, और आने वाला जो पेपर है उसके अंदर किस तरह पेपर आने के चांसेस हैं। तो इस वजह से आपने बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को सुनना है। सबसे पहले चीज़ क्या है कि हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन। अब आपका चूँकि 9th में पहली दफ़ा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस स्टाइल में आता है, उसमें सबसे पहले क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें पहले सब्सटीट्यूट करनी होती हैं, पुट करनी होती हैं, और फिर पेपर को स्टार्ट करना होता है। तो जो आपका पेपर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम साथ साथ उसको जो है वो फिल करेंगे। वर्जन नंबर, ठीक है, वर्जन नंबर जो है दैट इज़ फ्रॉम द एग्जामिनर के अगर आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी शफलिंग हुई हुई है, यानी कि एक आगे स्टूडेंट बैठा हुआ है उसके पास हो सकता है वर्जन ये वाला हो, दूसरे स्टूडेंट के पास चेंज हो, मीन्स एमसीक्यूज़ जो हैं वो चेंज होंगे। वजह क्या है कि ताकि स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ चीटिंग ना कर सकें, हर एक के डिफरेंट एमसीक्यूज़ शफल करके दिए गए होंगे। तो ये तो आपने सब्सटीट्यूट नहीं करना। रोल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपने रोल नंबर फिल करना है। सपोज मेरा रोल नंबर है 157432 1। अगर मेरा ये रोल नंबर है तो आपने एक तो रोल नंबर लिखना है, दूसरा इसको फिल करना है। 1 की जगह पे ये देखें, अब सॉरी 1 है तो आपने 1 के कॉलम में 1 को फिल कर देना है। नेक्स्ट वन इज 5 तो आप 5 को जो है वो फिल कर देंगे। नेक्स्ट वन इज 7 तो आप 7 को फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 4 तो आप जो है वो 4 को फिल अप कर देंगे। नेक्स्ट वन इज 3 तो आपने 3 को फिल करना है, फिर 2 को आप फिल कर देंगे, और फिर इसी तरह आप 1 को फिल कर देंगे। तो ये इस तरीके से आप अपने रोल नंबर को जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे। फिर आ गई आंसर शीट नंबर। आंसर शीट जो आपको आंसर बुक यानी कि जो आपको ई शीट दी जाएगी उसके ऊपर जो कॉर्नर में नंबर लिखा होगा, लेट्स से 1 2 4 5 7 6, ये जो है वो जो आंसर शीट का नंबर ऊपर लिखा होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं इन्वेजिलेटर के साइन। ये जो यानी कि जो आपके निगरान होंगे उनके सिग्नेचर यहाँ पे आएंगे, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स जो चीज़ें हैं। आगे आ जाते हैं कैंडिडेट सिग्नेचर। तो यहाँ पे आप अपने जो सिग्नेचर हैं, लेट्स से मैंने ये जो है ना वो सिग्नेचर कर दिए हैं, तो यहाँ पे आपके कैंडिडेट के जो सिग्नेचर हैं वो आ जाएंगे। अब सबसे पहले जो पेपर में आपने ये सारा जो काम है वो फिलअप करना है। अब इसके बाद क्या चीज़ है जी, इसके बाद आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो एमसीक्यूज़ हैं उसका डिज़ाइन इस तरीके से होगा कि उसमें क्या है कि उर्दू में भी दिया होगा डाटा और इंग्लिश में भी दिया होगा। तो आप ताकि दोनों तरीक़ों से आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके, आपको जो भी चीज़ समझ आती है आपने उस मुताबिक जो है वो फिलअप कर देना है। और इसमें जो फिलिंग करनी है, ये जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनको आपने ध्यान से यानी कि रीड आउट करना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो आपको लगा कि बी ऑप्शन है तो कुछ जो है वो बी को इधर से स्टार्ट कर देंगे, जिस तरह आपका एक टेम्पो बना होता है उर्दू वाले स्टाइल का, तो वो जो है ना वो आप हो सकता है इसको फिलअप कर दें, हालांकि वो बी जो है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। फिर फिलिंग जो करनी है वो कैसे करनी है, तो अब ये पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा उसको हम फिल करेंगे और देखेंगे कि इसका कौन सा आंसर है और इसकी जो फिलिंग है वो हमने कैसे करनी है। 1/4 होल पावर है -1/2, मीन्स ये 1 की पावर भी। अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के ना, एक तो आप ये कर सकते हैं कि इसको आप शफल कर दें। अब ये 1/4 है ना, अगर मैं इसको 4/1 कर दूं तो इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। 1 नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया, इनकी जो पावर है बाहर नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अब आपने सिंप्लीफाई करना है,
ये जो 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और बाहर 1/2। इसी तरह 1 की पावर 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे 4 है, सॉरी 2, होल्ड ऑन, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको, ये जो 4 है ये है हमारे पास 2 की पावर 2, ठीक है, और बाहर जो है वो 1/2 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे जो है वो 1 है, तो 1 की पावर भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा 2, और नीचे जो है वो 1 की पावर कोई भी होगी तो वो 1 ही रहेगा, यानी कि सिर्फ जो सिंप्लीफाई होने के बाद वैल्यू बच रही है वो 2 बच रही है। मीन्स बी हमारा जो है, दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो बी अगर हमारा राइट आंसर है तो बी तो जो 2 है वो हमारा राइट आंसर हो गया। अब बी को आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है, तो ये हमने बी को फिल कर दिया, और इसकी जो आपने फिलिंग करनी है वो कंप्लीट करनी है ताकि वो सही तरीके से जब आपका स्कैन हो पेपर तो उसमें किसी भी तरीके से कमी ना हो। अब जो फिलिंग है कुछ स्टूडेंट करते हैं इस तरीके से, ये गलत है, कुछ स्टूडेंट करते हैं इस तरीके से, ये भी गलत है, कुछ स्टूडेंट करते हैं इस तरीके से, तो ये भी गलत है। तो जो राइट फिलिंग है वो कौन सी है, जिसमें आप पूरा जो बबल है उसको आप फिल करेंगे। तो ये जो पहला एमसीक्यूज है इसको हमने सॉल्व किया है। अब आते हैं हम अपने सेकंड एमसीक्यूज पे। द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 345.6 इज, नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है 345.6 की साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट को सब्सटीट्यूट करना है। अब पॉइंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आप पॉइंट को पहले जब नॉन जीरो डिजिट पे लाएंगे तो उसके दरमियान जितनी वैल्यूज होंगी वो हमारी 10 की पावर्स बन जाएंगी। अब यहाँ से यहाँ तक आने में दरमियान में 2 डिजिट हैं, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3.456 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 बनेगा, यानी कि जो राइट ऑप्शन है वो ए है। अब पहले तो मैं इसको फिल करता हूँ, फिर मैं चेंज करके आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा आ जाए तो फिर क्या होगा। अगर यहाँ पे पॉइंट होता 0.345 और हमें इधर से इधर मूव करना होता, इसका जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी वो बनेगी 3.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 हो जाएगी, यानी कि जब लेफ्ट से पॉइंट को मूव कराएंगे तो पावर जो होगी वो माइनस में होगी, और जब राइट से लेफ्ट मूव कराएंगे तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। तो दोनों तरीकों से एमसीक्यूज अगर चेंज होकर आ जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक नोटेशन का इस तरह आ जाएगा। उन दोनों को हमने सॉल्व करके देख लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो एमसीक्यूज की तरफ कि गिवन रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ, ये जो आर है ये किसका सबसेट है, ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि ये ऑर्डर पेयर में वैल्यू लिखी हुई है, x और y का मल्टीपल है। ये कैसे, x मल्टीप्लाई y जब आप करेंगे तो उसमें 2 जो है वो 1 के साथ हो जाएगा, फिर 2 जो है वो 3 के साथ हो जाएगा, फिर 2 जो है वो 5 के साथ हो जाएगा, इसी तरह 4 1 के साथ, 4 3 के साथ, 4 5 के साथ, 6 1 6 3 एंड 6 5। तो अब ये जो वैल्यूज हैं ये सारी क्या हैं, ये सबसेट हैं x क्रॉस x का, x क्रॉस y का, y क्रॉस x का, या y क्रॉस y का। तो आपने अब खुद से इसको जज करना है कि ये जो सारी वैल्यूज बन रही हैं ना, ये 1 और 2 है। कहीं आपको नजर आ रहा है कि 1 2 है, नहीं है। तो अगर y को पहले रख के हम देखेंगे तो फिर ये 1 2 भी बनेगा, 1 4 भी बनेगा, 3 4 भी बनेगा, और इसी तरह 5 6 भी बनेगा। तो y क्रॉस x का ये क्या है, r सबसेट है, ठीक है। यानी कि y को पहले रखना है, x को बाद में रखना है, क्योंकि x क्रॉस y करने से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसमें r हमारा नहीं निकल रहा। तो जो राइट ऑप्शन है y क्रॉस x है, यानी कि c जो है वो राइट ऑप्शन है। तो ये आप फिल कर देंगे, ठीक है। एक मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी है, दूसरी आप मल्टीप्लिकेशन खुद से करके उसको डिफाइन कर लेंगे कि ये क्या चीज़ है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ।
व्हाट स्टेटमेंट डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ए बी और सी दी हुई हैं और ये जो तीनों हैं ये आपस में ओवरलैपिंग है। जो वेन डायग्राम होती है उसमें तीन तरह की डायग्राम्स बन सकती हैं। एक, ए और बी अलग अलग होंगे, इनको बोलते हैं डिसजॉइंट। एक जिसमें ए और बी आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, जिस तरह की ये है। और तीसरा इस तरह की डायग्राम हो सकती है जिसमें एक दूसरे के अंदर एक सेट होता है, तो ये सब सेट का केस होता है। अब पहला तो ये मैंने आपको समझा दिया कि ये ओवरलैपिंग का यानी कि सेकंड केस है। अब आपने बताना है कि ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, या इस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। अब देखें सारा जो तीनों का जो कॉमन रीजन है ना वो डिफाइन हुआ है, वो इधर उसका शेडेड बना हुआ है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, यानी कि आप इसको शेड कर देंगे। तो ये था हमारा वेन डायग्राम के रेफरेंस से क्वेश्चन। ये 3 वैल्यू का है, 2 वैल्यू का भी आ सकता है। अगर 2 वैल्यू का होगा, इसका अगर होगा तो फिर ये शेडेड रीजन अगर आ जाता है तो ये आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन है जी। फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट है। 49a² माइनस 28ab प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसमें जो फार्मूलाज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस सारे रेफरेंस से ईमान आपका आंसर है ए। विच वन? ईमान आपने कौन से एमसीक्यूज का आंसर किया है? अब हम जो है वो फैक्टराइजेशन का जो 5 एमसीक्यूज है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए 49 है, 49 किसका है, 7a का स्क्वायर है। अब ये जो 4b है ये 2b का होल स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए -2 7a एंड 2b माइनस 2ab। अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a है ये b है, यानी कि 7a माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर है विच इज सी। तो हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अगर इधर सारी वैल्यूज में पॉजिटिव आ जाता तो फिर ये 7a प्लस 2b का होल स्क्वायर बन जाता, ठीक है। तो आते हैं जी नेक्स्ट पे कि इफ x इज स्मॉलर देन 10 देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर x जो है वो छोटा होगा 10 से तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। तो वो क्या हो सकती है जी, x लेस। अब देखें लेस, एक तो आपको पता होना चाहिए कि लेस का क्या मतलब होता है। लेस का एक तो मतलब ऑब्वियस होता है कि ये x अगर छोटा है ना तो इसकी तरफ ये जो एरो बना होगा ये क्लोज्ड होगा, ठीक है। एक तो ये डिफाइन हो गया कि ये इस तरह का साइन होगा। 10, अब इधर मैंने 10 लिख दिया। अब इसमें कंफ्यूजन जो है ना वो 2 तरीके की हो सकती है। कुछ स्टूडेंट जो है वो b को यानी कि ये जो नीचे वाली लाइन है ना इसको भी एक्यूरेट कर देंगे। ये जो बी ऑप्शन है ये है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। जो सी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है जो कि डिफाइन कर रहा है x इज लेस देन 10, ठीक है। तो ये मैंने आपको, हाँ इसमें अगर एमसीक्यू चेंज होकर आ जाता है कि इफ x इज ग्रेटर देन 10, अगर ग्रेटर होगा तो इसी से मैं आपको समझा देता हूं। फिर ये x की तरफ इसका माउथ ओपन होता और दूसरी साइड पे 10 जो है वो छोटा हो जाता तो उसकी साइड पे क्लोज्ड फॉर्म आ जाती। तो ये हमने पहले जो है ना वो 5 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्लियर होंगे क्योंकि डिटेल के साथ हमने इनको देखा है और सॉल्व भी किया है। अब हम जाते हैं अपने जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं उनकी तरफ कि स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब स्लोप का जो फार्मूला है वो अगर 2 ऑर्डर पेयर दिए होंगे तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, वो होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1।
ये दो ऑर्डर पेयर हैं, इनमें से एक क्या होगा x1 और y1 होगा, दूसरा क्या होगा x2 एंड y2 होगा। सो y2 11 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1 यानी कि 6/6, द आंसर इज 1। ओके, 11 माइनस 5 6 ओवर 9 माइनस 3 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं गिवन, ठीक है। पहला है 8/3 है, 4/3 है, 6/3। अब देखें, अब जो आंसर मैंने फाइनलाइज निकाला है ना वो आ रहा है 1। अब आपने हल करके निकाल दिया 1, देखा इसमें तो कहीं पे भी 1 नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये तो MCQs गलत है। हालांकि इसका ये वाली जो फॉर्म है ना वो दी हुई है। अब आल्टो हम जो है ना हम तो एंड फॉर्म को देखें सिंप्लीफाइड होने के बाद, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, उसने यहाँ तक ही रोक दिया है, 1 पे वो गया ही नहीं है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो मौजूद है कि वो 6/6 किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन उसने ऑप्शन 6/6 कर दिया है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। एक तो ये चीज़ है। अब दूसरा, इसी MCQs को कैसे चेंज किया जा सकता है कि 6/6 को ख़त्म कर दिया जाए और उसकी जगह पे अगर 1 आ जाएगा तो आप यानी कि अब इस फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। आई होप आपको दोनों तरीकों से ये जो MCQs है ये क्लियर होगा और किसी भी तरह का आपको इशू इसमें नहीं होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल डू द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपने इनकी जो स्लोप्स है ना वो देखनी है। देखो, एक y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो मैंने लिखी है। अब पहले वाले की m1 जो है ना उसको मैं नाम दे देता हूँ, वो है 2/3 एक स्लोप। दूसरे वाले की जो स्लोप है उसको मैं m2 का नाम दे देता हूँ, वो है -3/2। दोनों स्लोप निकाल लें। अब आपने देखना है अगर ये स्लोप्स दोनों एक जैसी होती तो हम कह देते कि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। एक जैसी का क्या मतलब है, इसका 2/3 है, दूसरी का भी 2/3 होता तो हम कह देते ये लाइंस पैरेलल हैं। ये मैंने नया MCQ इससे आपको बना दिया। अब जो स्लोप हैं वो एक है 2/3 और एक है -2/3। हम जरा इन स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई -3/2, आंसर आ रहा है -1। -1 अगर दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आए तो इसका मतलब ये होता है कि लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, उसका ये फार्मूला है। तो एक तो मैंने फार्मूला भी क्लियर करा दिया आपको, दूसरा कि अगर पैरेलल होती तो क्या हो जाते स्लोप्स वो भी डिफाइन कर दिया, और तीसरा इसको समझा भी दिया, ठीक है। और ये वाला जो फार्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये आगे भी जाके कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइन दी होगी उसका स्लोप अगर हमें डायरेक्ट निकालना होगा तो किस इक्वेशन के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 से 4 MCQs एक से रेफरेंस से हमने फाइंड आउट किए हैं। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट 9th MCQs की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब पहली तो बात यह है कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, 9th चैप्टर में इनकी बात है। और दूसरा, अगर ट्राइंगल सिमिलर हों तो क्या होती है, कंडीशन क्या क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। जब ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे अगर जो है ना वो 9 है, यहाँ पे 3 है, तो 9/3 जो होगा वो इक्वल होगा 6/x के। जब सिमिलर ट्राइंगल्स में पढ़ा रहा था वहां पे आपको बताया था कि अगर इसमें इसको पहले ले रहे हैं आप तो फिर इसकी इस साइड को भी आपने पहले ही डिफाइन करना है। सो 9/3 इज इक्वल टू 6/x। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू होगा 18/9 यानी कि 2। सो B इज द राइट ऑप्शन। सो B को हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे जी। सो B को हमने सर्कल कर दिया जी। तो ये थे हमारे पहले जो है ना वो 9 MCQs। अब हम जाते हैं अपने
MCQs नंबर 10 पे और सिमिलरली फिर 11 एंड 12 और इसी तरह ऑनवर्ड इनको सॉल्व करेंगे। अब MCQs नंबर 10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल। एंगल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है कि क्या वैल्यू है एंगल की, और एंगल जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है कि C जो एंगल है उसकी वैल्यू निकालें आप। अब दो तरीके हैं, एक तो आपको बहुत अच्छे से आता हो तो आप इसी तरह ही ट्राइंगल को रख के सॉल्व कर दें, दूसरा तरीका कौन सा है कि आप अपनी ट्राइंगल को सीधा कर लें। ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे 90 का एंगल है, ये जो बेस की वैल्यू 5 है और ये 9 है, और ये जो C एंगल है वो पूछ रहा है। दो तरीके हैं, एक जो हमने 6.5 को सॉल्व कर रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन और इस तरह जो ट्राइंगल्स को हम सॉल्व कर रहे थे, वहाँ से हम जो है ना, एक एंगल तो हो गया 90 का, हम दूसरा एंगल चलें पहले A निकाल लेते हैं। वहाँ पे साइन कॉस जो टेन जो भी वैल्यू यूटिलाइज होती थी वो मैंने आपको बताई थी कि वैल्यूज़ को देखते हुए आपने यूज़ करना है। अब देखें यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ टेन अल्फ़ा, ए है ना तो ए के रेफरेंस से अल्फ़ा, पहले मैं अल्फ़ा एंगल निकालता हूँ, ये बनेगा 9/5, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 9/5। कैलकुलेटर से हम पहले ये एंगल निकालते हैं, शिफ्ट 10 9/5, द आंसर इज 60.94, 60.94। ये तो ए निकल आया, हमें तो निकालना है सी। आपको पता है कि ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। दो आपको गिवन है, तीसरा आपने निकालना है, तो आप 180 के अंदर से दो सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी कि 180 माइनस 60.94 एंड द आंसर इज -90, सॉरी, तो ये बन रहा है 29.06। अब 29.06 आपका राइट ऑप्शन है। अब फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि 29.06 तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, आप कहेंगे ये भी MCQs गलत है, इसका कोई आंसर राइट नहीं दिया हुआ। हालांकि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो जो राउंड ऑफ वाली कंडीशन है वो यहाँ पे लगा दी है। अब 29.06 है, 29.06 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये बनता है 29.1, यानी कि 6 है, 5 से बड़ी वैल्यू है, एक प्रीवियस वैल्यू में ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 29.1। अब उस हिसाब से जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है 29.1। तो इसमें अब देखें पॉइंट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो भी आपके MCQs के आंसर पे असरअंदाज हो रही हैं, और उसके रेफरेंस से MCQs का जो आंसर है वो चेंज हो रहा है। तो अगर आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे तो फिर आप इस MCQs को सही से मार्क नहीं कर पाएंगे। सो इसके मुताबिक जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, मैंने उसको सर्कल कर दिया। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट 11th MCQs की तरफ। बेयरिंग 9 का चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ अबाउट बेयरिंग। उसके 2-3 रूल्स हैं। एंगल को 3 डिजिट्स में लिखते हैं, एंगल्स को नॉर्थ से शुरू करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्थ से आपने शुरू करना है, और क्या बतानी, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ, ओ से जो है वो आपने बेयरिंग बनानी है। तो क्या करना है जी, नॉर्थ से शुरू करना है। अब ध्यान से देखें जी, देखिए नॉर्थ से अगर हम शुरू करें ना तो ये जो पूरी लाइन है इसके ऊपर कितना एंगल होता है, 180 होता है पूरी लाइन के ऊपर। अब जो 180 है ना, 180 में से ये देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल होता है, 90, और यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है, दैट इज 35। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, यानी कि 180 माइनस 35 माइनस 90, तो मेरे पास बचता है 55। तो जो इसकी बेयरिंग होगी वो होगी 055 डिग्री, क्योंकि 3 डिजिट में लिखते हैं, तो B इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये हमने उसको सर्कल कर दिया। अब इस तरह जो बेयरिंग का सारा कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। तो आई होप कि आपको ये जो MCQs है ये भी क्लियर होगा बेयरिंग के रेफरेंस से। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। 3 मीडियंस ऑफ एनी ट्राइंगल। मीडियंस अब क्या होते हैं, कैसे ड्रा होते हैं, ये 10.2 एक्सरसाइज है। मीडियंस जो है ना वो किसी भी ट्राइंगल के, सपोज ये आपके पास ट्राइंगल है और मीडियंस जो होते हैं वो
अंदर की तरफ जो है वो कोइंसाइड करते हैं, एक जगह पे आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, यानी कि कंकरेंट होते हैं, एक पॉइंट पे वो लाई करते हैं और दूसरा इनसाइड कंकरेंट होते हैं। ये थोड़ा सा याद करने वाला एमसीक्यूज है, ठीक है। अब इसके रेफरेंस से क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं कि मीडियंस का, जहाँ पे मीडियंस एक दूसरे को कट करते हैं उसका नाम क्या होता है, उसको हम आर्थो सेंटर कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं, या इन सेंटर, सरकम सेंटर हो गया और एक और वैल्यू है। तो वो 3-4 मैंने ऑप्शन उस रेफरेंस से आपको बता दिए हैं कि अगर एमसीक्यूज चेंज आए, तो जब हमने 10.2 सॉल्व की थी तो वहाँ पे जो उनके रेफरेंस से नाम बन रहे थे वो सारे मैंने आपको एक जगह पे लिखवाए थे कि जहाँ पे आल्टीट्यूड्स एक दूसरे को मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे मीडियंस एक दूसरे को मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए इस एमसीक्यूज के 1-2 एमसीक्यूज खुद से आपने जनरेट भी कर लेने कि अगर वो चेंज होके आ जाए। तो इस हवाले से इस एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है दैट इज़ ए। अब हम आते हैं अपने अगले एमसीक्यूज की तरफ, और वो है कि मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, मीडियंस फाइंड आउट करना है। पहला चीज़, अब मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, 11 चैप्टर सबसे पहले डाटा की अरेंजमेंट करते हैं बाय असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटी सी बड़ी वैल्यूज़ में आपने पहले अरेंज करना है। ये अरेंज ऑलरेडी हुआ है, लेकिन कुछ डाटा ऐसा होता है कि जो अरेंज नहीं होता, तो सबसे पहला काम अरेंजमेंट करनी है। फिर आपने देखना है कि क्या डाटा ऑड है या इवन है, कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़। अगर ये 7 वैल्यूज़ हैं तो मतलब n इज इक्वल टू 7 है, मीन्स ये ऑड नंबर है। अगर डाटा ऑड नंबर होगा तो इसका जो मीडियन का फार्मूला होगा वो होगा n+1 डिवाइडिंग बाई 2, यानी कि 8/2। 8/2 मीन्स फोर्थ वैल्यू। तो जो इसकी जो फोर्थ वैल्यू होगी यानी कि जो 86 है वो आपका राइट ऑप्शन है, और इस हवाले से जो इसका आंसर बनता है वो बनता है सी। अब ये तो एक जो एमसीक्यूज आया हुआ है वो हमने ड्रा कर लिया। अगर ये इवन आ जाती टर्म्स, यानी कि n क्या हो जाती, 8 हो जाती, उस हवाले से अब आपने एमसीक्यूज खुद से बुक में उसका फार्मूला देखना है कि अगर n इवन हो तो फिर मीडियन क्या होगा और उसका फार्मूला क्या होगा। तो ये आपका होमवर्क है, आपने खुद से उसको बना लेना है। जो एमसीक्यूज इसके रेफरेंस से दिया हुआ था वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब हम आते हैं जी अपना 14th एमसीक्यूज की तरफ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इफ फेयर कॉइन इज टास्क्ड 1। अगर आप कॉइन को एक दफ़ा टास्क करेंगे क्या आएगा, टोटल कितनी टर्म, टोटल कितनी चीज़ें आ सकती हैं, 2 चीज़ें टोटल आ सकती हैं, हेड और टेल, यानी कि जो सैंपल स्पेस होती है। ये आपकी लास्ट जो एक्सरसाइज है, लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो सैंपल स्पेस में टोटल हमारे पास आ गए 2 ऑप्शन। अब इसमें से टेल आने के कितने चांस हैं, तो भाई एक ही चांस है। जब आप एक दफ़ा उसको कॉइन को टास्क करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 1/2 बनेगी। बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसी तरह इसका चेंज क्या हो सकता है कि हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो हेड आने की भी 50 ही चांसेस हैं, 1/2 यानी कि 50%। ठीक है। हाँ, ये अब इसको मज़ीद चेंज कैसे किया जा सकता है कि कॉइन को अगर 2 दफ़ा टास्क करें तो सारे हेड आने के कितने चांस हैं, यानी कि ऑलवेज हेड आने के कितने चांस हैं। इस चीज़ को हमने डिटेल में, आपने जो लास्ट लेक्चर है उसको यूट्यूब चैनल पे आप उसको देखेंगे कि वहाँ पे कॉइन के रेफरेंस से जो भी सारी आउटकम्स आती हैं, 2 दफ़ा टास्क करें कितनी आउटकम्स आती हैं वो मैंने वहाँ पे डिफाइन किए हैं, 3 दफ़ा टास्क करें कितनी आउटकम्स आती हैं वो भी डिफाइन किए हैं। तो वहाँ से देख के आप इसको मज़ीद 1-2 अपनी तरफ से एमसीक्यूज जनरेट भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन किया, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सो ये था हमारा 14th एमसीक्यूज। नेक्स्ट वन, a die was rolled 50 times, 50 times उसको रोल किया गया है, and the number 4 appeared 15 times. What is the relative frequency of rolling a 4? relative frequency की बात हो रही है, तो आपने क्या करना है, 15 टाइम्स है, 15 टाइम्स को 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर बनेगा 15 डिवाइडिंग बाय 50। सो 0.30 आपका जो है वो राइट ऑप्शन है।
यानी कि इसका जो बी है वो आपका राइट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे जो 15 एमसीक्यूज़ जिनको हमने जो है वो फिलअप किया है। और अब हम जाते हैं अपने लास्ट एमसीक्यूज़ भी हो गया, और सॉरी इसको फिल करना है हमने। तो ये हमारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिटेल से हमने इनको ड्रा किया है। आई होप आपको हर हवाले से एमसीक्यूज़ क्लियर होंगे। अगर अभी भी आपको किसी एमसीक्यूज़ में कोई भी किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम आती है, या आपको नया एमसीक्यूज़ बनाते हैं और आपको चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं, तो आप अपना जो यूट्यूब चैनल पे ये अभी अपलोड होगा वहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में इसको डिस्क्राइब करना है। वहाँ पे मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या आपने IAS एमसीक्यूज़ को सही से सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। तो डिटेल एमसीक्यूज़ हो गए। अब हम जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट पोर्शन की तरफ, और वो है हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ना, इसमें आपका जो क्या चीज़ होती है कि अच्छा, अब इसमें टाइम फ्रेम का भी टोटल आपने ख्याल रखना। अब ये 20 मिनट्स के आपके जो है ना वो एमसीक्यूज़ का पोर्शन हो गया, ठीक है। पीछे बाज के टोटल 3 घंटे हो गए, 3 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट आपके पास रह गए। अब उसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का अपना टाइम फ्रेम जो है वो डिवाइड कर लेना है। आते कैसे हैं, अटेम्प्ट ऑफ द फॉलोइंग आपने टोटल जो है वो 9 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, सेक्शन बी में। और हर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है। और क्या होती है कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि आप इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें। जो भी आपको बेहतर तरीके से आता है वो आपने सॉल्व करना है। अब पहले मैं क्या करता हूं कि पहले मैं ना इन सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने उसका जो डाटा है वो प्रिपेयर किया है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये कौन कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक जो पूरी बुक है उसके अंदर से जो एक्सरसाइज हैं वो पता लग जाए कि कौन सी एक्सरसाइज से कितना पोर्शन आया हुआ है। आप उसको मार्क कर लेंगे। अभी आप अगर लाइव हैं तो आपके पास आपकी जो बुक हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, आप उसके साथ मार्क करते जाएं या लिखते जाएं। अदरवाइज़ जब ये यूट्यूब पे अपलोड होगा तो वहाँ से आपने क्या करना है, इसको जो सारी वो मैं उसको बताऊँगा तो पहले ही पोर्शन में मैं सारा जो है ना वो डिफ़ाइन कर देता हूँ कि आपको, ताकि वो सारी चीज़ें साथ साथ क्लियर होती जाएँ। तो पहला क्वेश्चन जी, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इसका पहले का पहला पार्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब ये कहाँ से है, ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है जिसमें एक्सप्रेशंस को आपने सिंप्लीफाई करना है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बट ये जो है वो SLO बेस्ड है। ये उस जो बुक में आपकी रीडिंग्स लिखी हुई हैं ये एग्जैक्टली वो वाली जो रीडिंग्स हैं वो नहीं उठाई हुई, बल्कि ये जो रीडिंग्स हैं वो चेंज हैं। जो रूल्स हैं यानी कि जो सिंप्लीफाई करने के तरीके हैं वो वही हैं, सिर्फ आपकी रीडिंग्स जो हैं वो चेंज हैं। यानी कि जब आप अपने जो वो उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं क्वेश्चनियर्स को या अपने जो रूल्स हैं, तो उसमें आपको जर्नलाइज्ड थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है कि 2 टर्म्स हैं आपस में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, किस तरह के वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशनें कैसे होती हैं, कैंसलेशन कैसे होती है, नीचे से पावर ऊपर जाए तो क्या होता है, ऊपर से नीचे पावर आएगी तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिटेल डाटा आपके पास जो है वो जनरलाइज्ड प्रिपरेशन होगी। तो जब वैल्यू चेंज होकर भी आएंगे रूल तो वही लगेंगे, तो वो आप उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया जी, ये हमारा हो गया 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर से इस क्वेश्चन को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, दिया हुआ है। नेक्स्ट वन सेट्स के चैप्टर से आप क्वेश्चन है। अब सेट्स के चैप्टर में से भी ये जो है वो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से, ठीक है, ये जो 3.1 है क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी जो है वो SLO बेस्ड, यानी कि इसकी जो रीडिंग्स हैं वो चेंज है। वो आपकी जो बुक रिकमेंडेड है उसके अंदर से नहीं है, रीडिंग्स अपनी तरफ से हैं, लेकिन जो रूल्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के लग रहे हैं कि आपने जो वेन डायग्राम है उसके ज़रिए शो करना है, और वेन डायग्राम से कैसे शो कर सकते हैं वो सारी जो डिटेल है वो हम एक MCQs जो है उसके अंदर भी मैंने आपको 3 तरीके से बता दिए हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ऑन व्हाट बेयरिंग। बेयरिंग से फिर जो है वो हमारे MCQs एक हमने देखा था कि वो कितनी बेयरिंग बना रहा है,
मीन्स 9 के लास्ट जो एक्सरसाइज है उसकी बात हो रही है, 9.6 की बात हो रही है। तो 9.6 में से 6.6 जो है, 6.6 में से ये क्वेश्चन है। और अगेन क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रीडिंग्स जो हैं वो सारी चेंज हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज का जो रूल लग रहा है वो 6.6 यानी कि जो बेरिंग वाली एक्सरसाइज है उसका लग रहा है। क्या चीज़ होती हैं, नॉर्थ से शुरू करते हैं, 3 डिजिट्स उसको लिखते हैं, और वो जो कैसे करते हैं उसको हमने एमसीक्यूज में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अब इसी के सामने है जी अगेन जो सेट्स का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं ये कहाँ से है। दूसरा जो 3.3 से है ये, ठीक है, 3.3 से है, और अगेन इसकी भी जो रीडिंग्स हैं वो हमारी बुक वाली नहीं है। रूल जो है, जो जिस तरीके से हमने सॉल्व करना है, एसएलओ जो क्लियर कर रहा है वो 3.3 वाले को क्लियर कर रहा है, जिसमें हमने कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है यानी कि एक्स और वाई कैसे प्रोडक्ट करते हैं, एक एमसीक्यूज के अंदर भी हमने डिफाइन किया है, और उस रेफरेंस से ये क्वेश्चन है। और फिर आपने ये वाला जो है कि x लेस देन y है, तो जो 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन में 4 से 5 कैटेगरीज हैं, उसको आपने देखते हुए इसको आपने देख लेना है कि कैसे उसको जनरेट कर सकते हैं। जो R सेट्स होते हैं उसके अंदर से इस तरह के सेट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। एंड पे अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो मैं कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो साथ में सॉल्व भी कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ज़रा स्पेस कम है। तो और इसका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि आपके ये क्वेश्चंस किन किन एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिर उस रेफरेंस से, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सेम ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो पोर्शन है वो आपको पता चल जाए कि कौन सी एक्सरसाइज में से कितने वेटेज का जो क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है, या किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। Next one, a radioactive substance decays according to the formula। लॉगरिथम का ये क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन है, और 2.5 के रेफरेंस से यानी कि ये क्वेश्चन है, और अगेन एसएलओ बेस्ड है, यानी कि जो रीडिंग्स हैं वो बुक वाली नहीं है, बट लॉग के जो लॉज हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। 2.5 का ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पोर्शन पे कि फाइंड द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के हवाले से आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये सेम है जी, 4.7 का क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन इसमें भी एक जो है ना वो सिर्फ चेंज है। और एक क्या चीज़ चेंज है, अगर आप बुक से क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी, बट यहाँ पे उसने पॉजिटिव वैल्यू दे दी। यानी कि अब अगर आपको वो बुक वाला क्वेश्चन याद भी होगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप कहेंगे नहीं मेरा तो जो आंसर है, जो मैंने किया था, जो मैंने याद किया था, जो मैंने रटा लगाया था, उस मुताबिक तो आंसर ये आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इस एक साइन की वजह से इसका जो आंसर है उसमें एक साइन का डिफरेंस आ जाता है। तो 4.7 मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें 4x4 माइनस यहाँ पे है, और जो एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया है उसमें पॉजिटिव है। तो इसमें भी कंप्लीटली जो वैल्यू है वो बुक वाली नहीं दी गई है। तो अगर आपको अब स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से सॉल्व करना आता है तो फिर आपके लिए अगर बेशक ये चेंज करके भी दे देंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने जो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 5.1 का क्वेश्चन है, और ये भी जो है वो रीडिंग जो है वो बुक वाली नहीं है। आपने x की जो वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट करना है। 5.1 एक्सरसाइज में से जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन जो है वो बुक का नहीं है, जो मेथड है वो 5.1 का यूटिलाइज हो रहा है। अब हम मूव करते हैं, अब इसी के सामने जो फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये है 4.2 का क्वेश्चन है, बुक वाला नहीं है वैल्यूज़, लेकिन 4.2 का जो इसमें रूल्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें कुछ लिखा होगा 2x² - 1, इस तरह करके कोई वैल्यू होगी। तो x² - 7x है, इसको y लेट कर देंगे, y + 4, y + 5 - 2, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने एक्सप्लेन किए हैं जी पहले 4 हमारे क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने 5 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस को, कि 5 जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यानी कि 6.4 का ये क्वेश्चन है। अगेन जो वैल्यू है वो बुक वाली नहीं है,
वैल्यू अपनी तरफ से दी गई हैं, बट जो मेथड हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स हैं, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और इसी के सामने है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। 5 का जो ये पार्ट है, ये 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया है। कुछ पोर्शन क्वेश्चन 6 का यानी कि जिसमें है इक्वेशन ऑफ लाइन, और कुछ 7 जिसमें है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। तो इन दोनों को मिला जुला के यानी कि अगर आप ये दो क्वेश्चन 8.3 के सॉल्व करते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये फिर हल हो जाता है। बेशक ये चेंज होके भी आएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो 6.5 का क्वेश्चन है। अगेन जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या हैं, चेंज्ड हैं, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है। लेकिन एक जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, एग्जाम्पल नंबर 13 को अगर आप थोड़ा सा रीड आउट कर लेंगे तो 50% ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन। वैसे जो रूल सारे लग रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन वो 6.5 के लग रहे हैं, लेकिन अगर आप मजीद थोड़ा सा इसमें एक्यूरेट जाना चाहेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 13 का कुछ पोर्शन आप कह सकते हैं कि उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन आपके बुक के रेफरेंस से बनता है। वैसे जो वैल्यूज हैं वो चेंज्ड है। नेक्स्ट वन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हमने लास्ट वाले जो पार्ट हैं 2 पार्ट सॉल्व किए थे। 11.3 का क्वेश्चन है। अगेन जो वैल्यूज हैं वो हमारी क्या हैं, बुक वाली नहीं है, वैल्यूज चेंज्ड हैं, बट जो रूल अप्लाई हो रहा है, जो SLO हमारा ये कवर कर रहा है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को कवर कर रहा है, जिसमें आपके पास क्या है, बुक वाली जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं है, बट किस तरीके से सॉल्व होता है, जो मेथड ऑफ सोल्यूशन है वो 11.3 का है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 9.7 का क्वेश्चन है। ठीक है, 9.7 का क्वेश्चन है और अगेन इसकी जो वैल्यूज हैं वो बुक वाली नहीं है। लोकस के रेफरेंस से ये क्वेश्चन है। तो लोकस क्या होता है, अगर आपको ये थोड़ा सा पता है, इक्वेशन लाइन कैसे ड्रा करते हैं, राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, 10.2, ठीक है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 9.7 को अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको ये आती होगी, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन है, उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाने हैं और फिर आपने उसका लोकस ड्रा करना है। नेक्स्ट वन, इसी के सामने जो क्वेश्चन है, हाँ जी, जब ये मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा था कि 6-7 ये फार्मूले हैं, इसके रेफरेंस से कोई 1, 2 या 4 पूछा जा सकता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और ये देखें इसमें वो आया हुआ है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 7 है और ये 8.2 का 11 क्वेश्चन है। 8.2 क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो सारी फार्मूलाज डिफाइन हुई हैं वहाँ से ये चीज़ें उठाई गई हैं, बट अगेन जो वैल्यूज़ हैं वो बुक वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के जो सारे पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ये जो सारी वहाँ पे 5-6 टाइप्स दी गई हैं उनके रेफरेंस से कोई भी 2 आपसे पूछी जा सकती हैं। अब जिस तरह ये 2 हैं, इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और टू इंटरसेप्ट है, ऑल दो उसने फार्मूले भी दे दिए। ये हो सकता है कि वो फार्मूले भी ना दे, तो आपको वो फार्मूले जो हैं वो भी याद होने चाहिए। ये भी हो सकता है कि वैल्यूज़ को चेंज करके ऐसे दे कि इसमें सिमेट्रिक और नॉर्मल फॉर्म निकालें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं अपने जो 8 क्वेश्चन है उसकी तरफ। ये 9.3 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना उससे थोड़ा थोड़ा ये मिलता जुलता है। अगेन जो वैल्यूज हैं वो फिर चेंज्ड हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो 9.3 को तो रेशियोज ऑफ द एरियाज, ठीक है, और जो साइड्स की जो रेशियोज हैं उससे रेलिवेंट ये क्वेश्चन है, और जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, वो चेंज्ड हैं, वो बुक वाली नहीं है। सिर्फ जो मेथड है वो इस एक्सरसाइज यानी कि 9.3 का जो SLO है उसको वो कवर करता है, बट जो वैल्यूज हैं वो चेंज्ड हैं।
नेक्स्ट इसी के सामने जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट चैप्टर से है और वो है 11.2 से, ठीक है, मीन मीडियन मॉड से। और क्वेश्चन नंबर 4, 5 अगर आपको आते हों या आप उनको सॉल्व करें तो उस रेफरेंस से फिर आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगेन जो वैल्यूज़ हैं, SLO जो कवर करता है वो 11.2 का कवर करता है, बट जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज्ड हैं। लेकिन अगर आपको 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 अच्छे से आते हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 8 क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपना जो नामा क्वेश्चन है उसकी तरफ के 9 क्वेश्चन जो है वो कहाँ से है। अब ये 9 क्वेश्चन जो है वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी मीन्स ये 5वें चैप्टर की बात हो रही है। तो 5वें चैप्टर में 5 की जो लास्ट एक्सरसाइज है 5.4 उसमें से ये क्वेश्चन है। उस SLO को ये कवर करता है, बट जो वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ यहाँ पे भी बुक वाली आपकी नहीं है। जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो चेंज हैं। तो ये था हमारा 9 और इसके सामने जो है वो अगेन एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 11.3। इसके रेफरेंस से हमने 2 जो हैं वो MCQs भी कवर किए थे। का फेयर को जो है वो अगर हम रोल करें इतने टाइम तो कितने इवेंट आते हैं और क्या उसका प्राइम नंबर आता है। और दोबारा से इसकी भी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, नॉट सिमिलर टू द बुक। बुक से वो मिलती जुलती नहीं है, वैल्यूज चेंज हैं। जो SLO कवर करता है वो 11.3 का कवर करता है। सो ये हमने बड़ी डिटेल के साथ जो सारे शार्ट क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिफाइन कर दिया है और यही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन था। अब आप इन सारों को जब अपने पास ड्रा कर देंगे तो अब आप वेटेज बना सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है और उस हवाले से आपकी जो प्रिपरेशन है वो मज़ीद एक्यूरेट हो सकती है, अच्छी हो सकती है। क्योंकि 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो सिर्फ पासिंग के लिए अटैम्प्ट करते हैं, पासिंग मार्क्स के लिए मेहनत करते हैं। एक जो 50-60s तक नंबर लेने के लिए मेहनत करते हैं और तीसरे जो 100% के लिए जाते हैं। तो तीनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका ये जो सारा पोर्शन है ये बहुत हेल्पफुल है। अब हम आ जाते हैं अपना जो लॉन्ग वाला पोर्शन है उसकी तरफ। सेक्शन सी आपके पास क्या है जी, 8 × 3 है। शॉर्ट क्वेश्चन में 9 × 4 था, इसमें 8 × 3 यानी कि 24 के आपके 3 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आपने कवर करने हैं। और इसमें क्या है कि फाइंड द HCF एंड LCM इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो आपने HCF और LCM को सॉल्व करना है। ये 4.5 का क्वेश्चन है, ठीक है, HCF और LCM। और क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, अगर आपको वो आता हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगेन क्या चीज़ है, जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हैं, जो मेथड है वो सेम है जिस तरीके से आप HCF और LCM को फाइंड आउट करते हैं। और ये ओपन क्वेश्चन फैक्टराइजेशन फिक्स्ड करके उसने क्वेश्चन दिया है कि फिक्स फैक्टराइजेशन से आपने सॉल्व करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये 8 मार्क्स के अंदर ये इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यानी कि बहुत ही इजी है कि अगर आपको जस्ट बेसिक कंसेप्ट हो HCF LCM का और फिर फैक्टराइजेशन यानी कि डिवीजन से भी नहीं का, डिवीजन से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस हवाले से ये जो क्वेश्चन है ये आप बड़े अच्छे से अटैम्प्ट इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से आना चाहिए, उस रेफरेंस से आप ये जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, बुक वाली नहीं है, वो चेंज्ड वैल्यूज़ हैं। इसके सामने हम आते हैं जी के पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हैं और इसमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, स्लोप्स फाइंड आउट करनी है साइड्स की और इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब 2 एक्सरसाइज को मिला के ये क्वेश्चन बना है और वो कौन कौन सी हैं जी, 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 8.3 क्वेश्चन नंबर 5। इन 2 चीज़ों को मिला के ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आपको 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आता है तो आप स्लोप्स ऑफ द साइड्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर्स हैं y2 - y1 वो फार्मूला लगा के। और अगर आपको 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स आप निकालते हैं और वो फार्मूला आता है,
तो फिर आप इसका जो बी पार्ट है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दो एक्सरसाइज को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है और कौन से एसएलओज को ये कवर करता है, 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8.3 क्वेश्चन नंबर 5, इनको मिला के आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस पे जाते हैं। वेन डायग्राम की बात हो रही है, इट मीन्स के सेट्स की बात हो रही है। अगर सेट्स की बात हो रही है तो मतलब तीसरे चैप्टर की बात हो रही है। 3.1 का ये क्वेश्चन है। 3 के रेफरेंस से एक एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व किया था, उसी के रेलिवेंट ये क्वेश्चन है, बट सारी जो वैल्यूज हैं वो चेंज्ड हैं, जो फिगर्स हैं, जो वैल्यूज हैं और जो नीचे फाइंड आउट करनी है वो सारी चीज़ें चेंज्ड हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह बी पार्ट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सी पार्ट में बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। 3.1 का जो एसएलओ है उसको ये क्वेश्चन जो है वो कवर अप करता है। अगर आपको वो अच्छे से आती है, वेन डायग्राम आती है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो इसके रेफरेंस से मैक्सिमम अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन की हुई है तो कम से कम एक जो क्वेश्चन है उनमें से वो आपके लिए काफ़ी इजी नज़र आने वाला है एज़ कम्पेयर टू दी, यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही टफ हैं या दोनों ही डिफरेंट हैं, तो ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन कदरे माइल्ड है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन। अब ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये किन एसएलओज को कवर करता है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, चैप्टर 9, चैप्टर नंबर 9 के 9.4 और 9.5 को मिक्स करके ये जो है ना ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। अगेन जो बुक वाली वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल भी नहीं हैं, वैल्यूज़ अपनी हैं, लेकिन अगर आपको 9.4 और 9.5 के जो एसएलओज हैं अगर वो क्लियर हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट आउट कर सकते हैं। और उसके मुकाबले में जो सेट्स हैं वो क्वेश्चन आसान है, तो आप उस क्वेश्चन के ना जाएं, यानी कि उसको एज ए चॉइस छोड़ें, तो फिर ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने जो लास्ट पोर्शन की तरफ। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जी 10.2 और क्वेश्चन नंबर है 3। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात हो रही है या राइट बाइसेक्टर्स की बात हो रही है, और कंस्ट्रक्शन के आपने जो पॉइंट्स हैं वो भी लिखने हैं। जो वैल्यूज़ हैं वो बुक वाली नहीं है जी, वैल्यूज़ बुक वाली नहीं है, बट एसएलओ जो है वो 10.2 का ये कवर कर रहा है। 10.2 मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तब भी आपको बताया था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। उसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया प्रीवियस ईयर में, इस साल मीडियन का आ सकता है या आर्थो सेंटर आ सकता है। अब आर्थो सेंटर क्या होता है, उस नाम पे पहले भी मैंने आपको बताया कि उनके रेफरेंस से जो अल्टरनेट नेम्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जब हम उसके पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उस पेपर के अंदर भी जो जो मैंने क्वेश्चन डाले थे उसके साथ उनके जो अल्टरनेट नेम्स बनते थे वो भी मैंने लिखे थे उस पेपर के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। अगर आप उस पेपर को दोबारा से रिव्यू करेंगे 10.2 वाले एक्सरसाइज वाले को, तो आपको वो नाम एक तो याद भी हो जाएंगे और उस रेफरेंस से आपकी एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग की फर्दर प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि अगर नाम चेंज आ जाए, ठीक है, आल्टीट्यूड्स आ जाए, आल्टीट्यूड्स की बजाय आर्थो सेंटर आ जाए, ठीक है, तो अगर नाम चेंज होके आएगा तो फिर आपको वो जो नाम है वो याद होने चाहिए। वो तीनों एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 एसएलओ को जो है 10.2 को कवर करता है। नेक्स्ट वन डाटा का क्वेश्चन है 11.2 को जो है वो कवर करता है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आते होंगे तो फिर आप जो मीडियन मार्क्स है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो पास्ट पेपर 2025 का। इसको हमने बहुत डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन को जो है वो क्रैक किया है, और इस सारी जो बुक के अंदर से जहाँ जहाँ से जितना भी पोर्शन आ रहा है उस सारे को हमने कवर किया है। एमसीक्यूज़ जो हैं उसमें हमने रिटर्न सॉल्व भी किए हैं, उससे मल्टीपल किस तरह डिफरेंट एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं उसको भी हमने देखा है, और शार्ट और लॉन्ग जो हैं वो सारी मैंने आपको वेटेज, हर एक्सरसाइज, एसएलओज, उनकी वैल्यूज़, उन सारों को क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपका ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब आपने क्या करना है, आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक दफ़ा ज़बानी अटेम्प्ट करें,
देखें कि आप इसमें से कितना स्कोर गेन कर सकते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। और उसके बाद फिर एक दफ़ा देख के इन सारे क्वेश्चंस को, यानी कि जो आर समेत जो क्वेश्चंस हैं, आपने इन समेत इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। उससे आपको एक तो पेपर को हल करना आ जाएगा, दूसरा आपकी काफ़ी हद तक हर कंसेप्ट की पूरी बुक की काफ़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इससे ज़्यादा आपने क्या काम करना है कि जो इस सीरीज़ के सारे 30 लेक्चर्स हैं, 31 जो भी लेक्चर्स हैं, आप इन सारों को अगर कवर कर लेते हैं तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो 100% हो जाएगी। क्योंकि जो मैंने पेपर्स भी प्रिपेयर किए हैं उसमें इसी तरह एमसीक्यूज, शार्ट और लॉन्ग की कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने चेंज करके दिए हैं, ताकि आपका जब फाइनल पेपर हो तो उसमें आपको किसी हवाले से प्रॉब्लम ना हो। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे इंशाल्लाह, और आप सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट हमारा जो होगा, जिसमें हम देखेंगे गेस्ट पेपर पे बात करेंगे या हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, इस पे फर्दर बात करेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और अपनी स्टडीज़ करें।